चलिए शुरू करें। ठीक, आज का टॉपिक आपका है मध्य प्रदेश का राज्य निर्वाचन आयोग। ठीक है, मध्य प्रदेश का राज्य निर्वाचन आयोग, आपने अगर आपके यूनिट नंबर 10 में देखा होगा तो वहाँ बहुत सारे संवैधानिक संस्थाएं आपको देखने को मिलेंगी और उन संवैधानिक संस्थाओं में लिखा हुआ है भारत का निर्वाचन आयोग और उसी के अंदर आपको पढ़ना है मध्य प्रदेश का भी राज्य निर्वाचन आयोग। और हाल ही में जो MPPSC का पेपर हुआ है उसमें मध्य प्रदेश के राज्य निर्वाचन आयोग की उसने गठन की डेट भी पूछी है। आने वाले समय में मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग से दूसरे सवाल भी बनेंगे और अच्छे खासे सवाल बनेंगे। ठीक है, इसलिए इसको बहुत अच्छे से पढ़ना है। जैसे हमने भारत का निर्वाचन आयोग पढ़ा, एक एक पॉइंट टू पॉइंट हमने उसकी बातें समझा कि भारत का निर्वाचन आयोग में एक्चुअल में क्या प्रोसेस है, क्या उसमें प्रावधान है और किन किन चीज़ों से होकर गुजरना पड़ता है। ऐसे ही हमें किसको पढ़ना है, मध्य प्रदेश का राज्य निर्वाचन आयोग। ठीक, अब अगर मध्य प्रदेश का राज्य निर्वाचन आयोग आपको समझना है तो सबसे पहले तो आपको थोड़ा सा एक बार इतिहास समझना होगा स्थानीय स्वशासन का। स्थानीय स्वशासन का मतलब ये कि ग्राम पंचायत नगर पालिकाओं का जब हमारे देश में प्रावधान आया उसके पहले क्या स्थिति थी और क्या ऐसी वजह हुई जब भारत में निर्वाचन आयोग तो है ही ऑलरेडी, हमें क्यों आवश्यकता पड़ी राज्य निर्वाचन आयोग की। कौन सी ऐसी वजहें थी, कौन से ऐसे कारण थे जिस कारण से हमको राज्य निर्वाचन आयोग को लेके आना पड़ा। ये चीज़ समझने के लिए आपको पहले थोड़ा सा इतिहास जानना पड़ेगा स्थानीय स्वशासन का। जब मैं आपको स्थानीय स्वशासन और पंचायतों के बारे में पढ़ाऊंगा, पंचायती राज व्यवस्था के बारे में, तब आपको एकदम विस्तार से आप तो जानेंगे ही जानेंगे। पर अभी फ़िलहाल में राज्य निर्वाचन आयोग को समझने के लिए आपको पता होना चाहिए थोड़ा सा उसका इतिहास कि क्यों हमारे यहाँ भारत में राज्य निर्वाचन आयोग का प्रावधान लेके हम आए। आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि आपने भारत का निर्वाचन आयोग पढ़ा है अभी, और अगर आपने भारत के निर्वाचन आयोग को पढ़ा है ना, यकीन मानना अगर राज्य निर्वाचन आयोग के इतिहास को छोड़ दो आप तो पूरा की पूरा एज इट इज़ आपको राज्य निर्वाचन आयोग में भी देखने को मिलेगा अगर आपने भारत का निर्वाचन आयोग अच्छे से पढ़ा है तो। क्योंकि जो जो प्रावधान उसमें संघ लेवल पे हैं, केंद्र लेवल पे हैं, वही सारे प्रावधान आपको राज्य में राज्य स्तर पे देखने को मिलेंगे। वहाँ राष्ट्रपति है तो यहाँ राज्यपाल है, वहाँ पे अगर कोई संघ की विधायिका है तो यहाँ राज्य की विधायिका है, सब कुछ सेम है। तो राज्य निर्वाचन आयोग में ज़्यादा समय नहीं लगेगा आपका, परंतु अगर आपने इसको अच्छे तरीके से भारत के निर्वाचन आयोग को नहीं पढ़ा है तो आपको उसमें तो दिक्कत जाएगी ही जाएगी, साथ में इसमें भी दिक्कत जाएगी। इसलिए अगर आपने रिवीजन नहीं करके रखा हुआ है, आपने पहले भारत का निर्वाचन आयोग पढ़ के रखा हुआ है, एक बार अच्छे से उसको ज़रूर जाके पढ़ना ताकि आपके एक बार और यहाँ से रिवीजन आपका हो जाए। और जो ऑनलाइन पढ़ रहे हैं और वो लोग भी ध्यान रखें कि भारत का निर्वाचन आयोग की वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है, उसको आप पहले जाके देख लें, उसको समझ लें, उसके बाद आप मध्य प्रदेश का राज्य निर्वाचन आयोग पढ़ें। ठीक है, ये चीज़ें आपको पढ़ना है। मध्य प्रदेश में राज्य निर्वाचन आयोग की अगर हम बात करें तो अनुच्छेद 243 के में आपको राज्य निर्वाचन आयोग के बारे में देखने को मिलेगा और उसी के अंतर्गत भारत में सभी राज्यों में राज्य निर्वाचन आयोग का गठन किया गया। परंतु अगर हम इसके थोड़ा सा इतिहास को समझने की कोशिश करें, मैं अभी आपको निर्वाचन आयोग की बजाय सबसे पहले मैं आपको स्थानीय स्वशासन को लेके थोड़ा सा उसको आधार बना के मैं आपको चीज़ें समझाने की कोशिश करूँगा। ठीक है, थोड़ा सा समझने की कोशिश करना। जब भारत में ब्रिटिश काल था, आज आप गांव-गांव में पंचायतें देखते हैं, नगर पालिकाएँ देख रहे हैं, नगर पंचायतें देख रहे हैं। मैं आपको बता दूं बेटा, ये आज से नहीं है, ये बहुत पहले से हैं। जब हमारे यहाँ ब्रिटिश साम्राज्य था, हम जब ब्रिटिशों के गुलाम थे, उस समय भी पंचायतें हुआ करती थी। आज जैसे पंचायतों में आप चुनाव करके आज पंचायतें हैं या नगर पालिकाएँ हैं, ये सब क्या हैं, एक स्वायत्त संस्थाएँ हैं, स्वतंत्र संस्थाएँ बन गई हैं। ये खुद अपने लिए अपना काम कर सकती हैं, इनको किसी से इजाज़त लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती है आज की कंडीशन अगर देखा जाए तो, क्योंकि इनके लिए संविधान में बराबर प्रावधान किए गए हैं। पर जब हमारे यहाँ संविधान नहीं था, हमारे यहाँ जब संविधान बना ही नहीं था, उसके पहले तो अंग्रेज़ लोग थे और अंग्रेज़ लोग जब थे उस समय भी हमारे यहाँ पंचायतें होती थी। ऐसा नहीं है, ग्रामीण स्तर में प्रांत स्तरों पे एक क्या होता था, स्वशासन के लिए एक इकाई होती ही थी। स्थानीय स्तर पे स्वशासन की एक इकाई होती थी, प्रशासन की एक इकाई होती थी, जिसको उस समय भी पंचायत ही कहते थे। फ़र्क सिर्फ इतना है कि उस समय वो लोग ब्रिटिश सरकार के अंडर में काम करते थे, सरकार के अधीन रहते हुए पंचायतें काम करती थी।
आज जैसे पंचायत है तो वहाँ सरपंच आप चुन लेते हो, तो सरपंच उस पूरे ग्राम पंचायत क्षेत्र का क्या होता है, मुखिया होता है। वो जो डिसीजन चाहेगा उस पंचायत को लेके ले सकता है। परंतु उस समय जो स्थानीय प्रशासन में जो पंचायतें हुआ करती थी, उन पंचायतों में वो अपने डिसीजन स्वयं नहीं ले पाते थे, वो ब्रिटिश गवर्नमेंट या सरकार के अधीन रहते हुए डिसीजन ले पाते थे। ठीक है, तो पंचायतें उस समय भी थीं। पर आप जब जानते हो कि हमारे देश में जब नेता लोग जागृत हो गए, आज़ादी की लड़ाई लड़ने लगे, सब बहुत सारी चीज़ें हुई, उस समय जब भारतीय राजनेताओं ने राष्ट्रीय स्तर पे, अभी तो प्रांतीय स्तर पे काम चल रहा था, अब उन्होंने जब राष्ट्रीय स्तर पे स्थानीय स्वशासन की मांग की, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उनकी बात को सुनी और समझी भी, और उसने क्या किया, जो स्थानीय स्तर पे जो प्रशासन था उसको स्वायत्तता देना शुरू किया। तात्पर्य ये हुआ इसका कि जो पहले पंचायतें सरकार के अधीन आती थी, अब वो पंचायतें किसके अंदर आने लगी, वो स्वतंत्र रूप से काम करने लगेंगी। जब पूरे संपूर्ण देश में राजनेताओं ने राष्ट्रीय स्तर पे स्थानीय स्वशासन की मांग की, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उनकी बात को सुनते हुए जो स्थानीय स्तर पे है, प्रशासन का सबसे निचला स्तर जो है, उसको स्वतंत्रता देना, उसको स्वायत्त देना शुरू कर दिया। और आप जानते हैं कि स्थानीय प्रशासन में सबसे निचले स्तर में अगर आप देखेंगे, सबसे प्रारंभिक स्तर में अगर आप देखेंगे स्थानीय स्वशासन में, तो आपको ग्रामीण स्तर पे ग्राम पंचायत मिलेंगी और नगरीय स्तर में नगर पंचायतें मिलेंगी। अलग अलग में आप देखेंगे, ग्राम में आप देखेंगे ग्राम पंचायत होती हैं और नगरों में नगर पंचायत होती हैं। तो इन क्षेत्रों में अब क्या होने लगा, स्थानीय स्वशासन आने लगा। ठीक, जब भारत शासन अधिनियम आया, तो भारत शासन अधिनियम में ये प्रावधान किया गया था कि जो स्थानीय स्वशासन को लेके जो प्रांत की विधानमंडल होगी, जो राज्यों की विधानमंडल होगी, वो स्थानीय स्वशासन को लेके अपने अधिनियम बना सकती है। ये उस समय की बात कर रहा हूँ मैं, जब भारत शासन अधिनियम आया था। भारत शासन अधिनियम में बराबर लिखा हुआ था कि स्थानीय स्वशासन को लेके, स्थानीय स्वायत्तता को लेके, स्थानीय प्रशासन को लेके प्रांत की जो विधानमंडल होगी, वो उससे संबंधित कानून बना भी सकती है और उनको अधिनियमित भी कर सकती है। और इसी के आधार पे मैं आपको बता दूं, जब ये अधिनियम पास हो गया, भारत शासन अधिनियम पास हो गया, तो उसी के आधार पे इन्हीं नियमों को फॉलो करते हुए, इन्हीं नियमों के अनुरूप बहुत सारे राज्यों ने अलग अलग अधिनियम भी बनाए। जैसे आप देखेंगे बंगाल स्वशासन अधिनियम, बंगाल ग्रामीण स्वशासन अधिनियम 1919, बंगाल स्वशासन अधिनियम 1885, बंगाल नगरपालिका अधिनियम 1884। ये जो अधिनियम आए, ये भारत शासन अधिनियम के अनुरूप ही इनको बनाया गया, और बाद में फिर स्थानीय स्वशासन को लेके चीज़ें होने लगी। ठीक, तो पंचायतें आज से नहीं है, पंचायतें आज से पहले से ही है। उनके लिए बीच बीच में डिमांड भी होती रही है, उनके लिए बीच बीच में मांग भी होती रही है। तो अलग अलग समय में पंचायतों को लेके मांग होती रही। अब चूंकि आप जान रहे हैं कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने प्रशासन की जो सबसे निचला स्तर है, जिसको आज हम कहते हैं, जब सबसे जो निचला स्तर है, जिसको आज हम कहते हैं पंचायतें, उनको जो शक्तियां दी, उनको जो थोड़े से अधिकार दिए, वो अधिकार को लेके जब हमारा देश स्वतंत्र हो गया, उस समय संविधान सभा बैठी संविधान बनाने के लिए, और जो संविधान सभा के लोग थे और जो शक्तियां पंचायतों को दी गई थी स्थानीय स्तर पे, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इनको जो शक्तियां दी थी, इन दोनों से और थोड़े से वो असंतुष्ट थे। इसका तात्पर्य ये हुआ कि जो स्वतंत्रता के बाद जब संविधान सभा बैठी, तो संविधान सभा ने जो ब्रिटिश कालीन लोगों ने, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने स्थानीय प्रशासन को लेके जो उन्हें अधिकार दिए थे, उससे वो खुश नहीं थे। क्यों खुश नहीं थे? क्योंकि आप जानते हो भारत में लोकतंत्रात्मक क्या है, आपका भारत है, लोकतंत्र शासन है। और लोकतंत्रात्मक शासन के लिए इम्पोर्टेंट ये चीज़ होती है कि आप कहीं पे भी क्षेत्र में जाएंगे तो वहाँ पे जनता प्रमुख होना चाहिए, लोग प्रमुख होने चाहिए, ना कि वहाँ का राजा या वहाँ का प्रतिनिधि। तो जो नियम कानून ब्रिटिश गवर्नमेंट ने स्थानीय प्रशासन को लेके, स्थानीय प्रशासन को दिए, जो अधिकार दिए, उन अधिकारों को लेके जो संविधान सभा में लोग बैठे थे वो अस्वस्थ थे, मतलब वो उनसे खुश नहीं थे। अब उनको लगा कि यार इनको तो परिवर्तित करना चाहिए। आप सब जानते हैं कि 1949 में हमारा संविधान बनके तैयार होने लगा, और जब संविधान बनके तैयार हो गया, उसी समय इस बात पे भी चर्चा हुई कि हमको स्थानीय स्वशासन को लेके थोड़ा सा कुछ दिमाग लगाना चाहिए,
और इसी कारण से उन्होंने स्थानीय स्वशासन को और भी अधिक मजबूत करने के लिए एक अनुच्छेद को संविधान में शामिल किया, जिस अनुच्छेद का नाम है अनुच्छेद 40। समझना, एक एक चीज़ को समझना है आज आपको, तभी आप एक एक बात को बहुत अच्छे गौर से समझ पाएंगे और पेपर सॉल्व कर पाएंगे। स्थानीय स्वशासन को लेके संविधान सभा के लोगों ने संविधान में एक अनुच्छेद को शामिल किया, अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 40। कई बार ये सवाल आया है, स्थानीय स्वशासन को लेके भी आया है। महात्मा गांधी ने किस अनुच्छेद में स्थानीय स्वशासन की या ग्राम पंचायतों के बारे में कहा है, ये सारी बातें अनुच्छेद 40 में आपको देखने को मिलेगी। ठीक, अब जब अनुच्छेद शामिल हो गया तो अनुच्छेद 40 का अगर आप रूपरेखा देखेंगे तो ये राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में शामिल है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व आप देखेंगे अनुच्छेद 36 से लेकर अनुच्छेद 51 तक राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं संविधान के भाग 4 में, और संविधान के भाग 4 के अंदर ही अनुच्छेद 40 शामिल हुआ जो कि राज्य का नीति निर्देशक तत्व है। अनुच्छेद 40 कहता है कि राज्य ग्राम पंचायतों के गठन के लिए कदम उठाएगा। कौन? राज्य। यहाँ राज्य का मतलब देश से भी है और स्थानीय संस्थाओं से भी है, प्रांतों से भी है। राज्य जो है पंचायतों के गठन के लिए कदम भी उठाएगा और उनको स्वतंत्रता देने के लिए, उनको स्वायत्तता देने के लिए अधिनियम भी बनाएगा। उनको स्वतंत्रता प्रदान करने के लिए कुछ ऐसे अधिनियम प्रावधान भी बनाएगा जो उनकी स्वतंत्रता को सुनिश्चित करे। इसका तात्पर्य सीधा सीधा ये हुआ कि अगर आप ग्राम पंचायतों का गठन कर रहे हैं तो उनको स्वतंत्रता देने के लिए, उनको अपने खुद के डिसीजन लेने के लिए आपको उसके लिए अधिनियम भी बनाने होंगे। अनुच्छेद 40 सीधा सीधा ये कहता है। अब जब अनुच्छेद 40 हमारे यहाँ शामिल हो गया तो स्वाभाविक सी बात है, अब हमको एक बात तो क्लियर हो गई कि अब हमको स्थानीय स्तर पे हम क्या बना सकते हैं, छोटी छोटी संस्थाएं बना सकते हैं स्थानीय प्रशासन को लेके, जैसे ग्राम पंचायत हो गया, नगर पंचायत हो गया, ये सब बना सकते हैं। ठीक, अब इतनी सारी चीज़ें तो हो गई और इसने ये भी कह दिया अनुच्छेद 40 ने कि भैया राज्यों को पंचायतों का गठन करना चाहिए, और पंचायतों का गठन भी किया जाने लगा। बहुत सारे राज्यों ने इन्हीं अधिनियमों को लेके, जो ब्रिटिश काल में जो अधिनियम बने थे, उन्हीं अधिनियमों को लेके अपने अपने स्तर पे उन्होंने पंचायतों का गठन भी कर लिया। पर आप सब जानते हैं कि जब संविधान सभा ने संविधान बनाया तो उन्होंने स्थानीय प्रशासन को लेके कोई ऐसे प्रमुख प्रावधान नहीं किए। पंचायतें तो बना लेंगे हम, पर पंचायतों में कौन लोग बैठेंगे, पंचायतों के प्रतिनिधि को कैसे चुना जाएगा, पंचायतों में कैसा हम मतदान करेंगे, कैसी उसकी प्रोसेस होगी, क्या होगा, स्थानीय प्रशासन के अंदर कौन कौन से नियम कानून होने चाहिए, स्थानीय प्रशासन को कैसे चलाया जाए, ये सारी बातें बाद में आई, संविधान बनने के बाद में। अब पूरे देश में उस समय जब संविधान बन रहा था तब भी लोगों ने ध्यान नहीं दिया इस चीज़ को लेके, और संविधान सभा में जो लोग संविधान को बना रहे थे उन लोगों ने भी इस चीज़ को लेके ध्यान नहीं दिया कि अगर हम पंचायतों का गठन करेंगे तो पंचायतों के गठन के साथ साथ बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके बारे में भी हमको पता होना चाहिए था। जैसे पंचायत में राज कौन करेगा, पंचायत में जो राज करेगा उसका चुनाव कैसे होगा, पंचायत का क्षेत्र कितना होना चाहिए, पंचायत में जनसंख्या कितनी होना चाहिए, पंचायत किस संबंधित विषय का है, ये सारी बातें थी। जब राजीव गांधी की सरकार आई तो राजीव गांधी की सरकार में इस मुद्दे को लेकर चर्चा हुई, और उन्हीं के समय काल में इस बात को जब विचाराधीन लिया गया, विचार के संदर्भ में लिया गया, तब इस बात को दिमाग लगाया गया कि नहीं, पंचायतों के अंदर भी जो चीज़ें होंगी उसको लेके हमें कुछ ना कुछ प्रावधान बनाने चाहिए, क्योंकि हमें स्पष्ट नहीं है, संविधान में कहीं नहीं लिखा है कि पंचायतों में क्या प्रोसेस होनी चाहिए। ठीक है, राजीव गांधी की सरकार के पहले 1992-93 के पहले संविधान में कहीं नहीं लिखा था कि पंचायतों में क्या होगा क्या नहीं होगा। जब राजीव गांधी की सरकार आई उस समय इस मुद्दे पे विचार किया गया कि हमें संविधान में कुछ ऐसे उपबंधों को अंततः स्थापित कर देना चाहिए जो पंचायतों को लेके, स्थानीय स्वशासन को लेके, नगर पालिकाओं को लेके उसके प्रावधान हमें बताएं।
जो कि पंचायतों में कैसे होगा, पंचायतों में कौन व्यक्ति प्रतिनिधि रहेगा, कौन व्यक्ति मतदान देगा, कैसे होगा, क्या ग्राम सभा होगी, ये सारी चीज़ों को लेके क्या किया गया, एक विचार विमर्श किया गया और डिसीजन ये लिया गया, एक निर्णय लिया गया कि संविधान में हमें कुछ ऐसे उपबंधों को अंतः स्थापित करना पड़ेगा, कुछ संविधान में अनुच्छेद जोड़ना पड़ेगा जो कि संवैधानिक रूप से हमें ये बताएंगे कि हमें पंचायतों का गठन कैसे करना है, पंचायतों में चुनाव कैसे करना है, पंचायतों में कौन व्यक्ति चुनाव देगा, पंचायतों का क्षेत्र कितना होगा, ये सारी बातें जो होंगी वो हमें संविधान हमें गाइडलाइन देगा, संविधान हमें मार्गदर्शन करेगा। पर संविधान तो मार्गदर्शन तब करेगा जब संविधान में वो चीज़ें होंगी, जब संविधान में ही नहीं है तो फिर कैसे होगी। तो यही सारी बातें जब देश में एक प्रकार का मुद्दा बनने लगी स्थानीय स्वशासन को लेके, तो राजीव गांधी की सरकार के काल में ये बात को लेके संविधान में, संसद में फिर एक बार चर्चा उठी और उसी समय ये निर्णय लिया गया कि संविधान में हमें एक संशोधन करना पड़ेगा और इसी कारण से एक संविधान संशोधन किया गया, 73वां संविधान संशोधन 1992 और 74वां संविधान संशोधन 1992, दोनों एक ही साल में और एक ही अलग आने वाले साल में दोनों लागू होंगे। इन्हीं सारे मुद्दों को लेके, स्थानीय स्वशासन को लेके 73वां संविधान संशोधन और 74वां संविधान संशोधन 1992 किया गया। ये संविधान संशोधन कुछ ऐसे उपबंधों को संविधान में शामिल कर देते हैं जिनसे हमें स्थानीय स्वशासन के बारे में जानकारी मिलती है। मैं आपको स्थानीय स्वशासन नहीं पढ़ाऊंगा, अभी यहाँ नहीं पढ़ा रहा हूँ, पर जब तक आप इस प्रक्रिया को नहीं समझेंगे तो आपको राज्य निर्वाचन आयोग समझ में नहीं आएगा। क्योंकि सबसे पहले किसी भी संस्था आयोग को समझने से पहले आपको उसकी पृष्ठभूमि समझ लेना जरूरी होता है, तभी आप उसको अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। इन्हीं सारी चीज़ों को लेके क्या किया गया, 73वां संविधान संशोधन 1992 और 74वां संविधान संशोधन 1992 किया गया। क्या क्या किए इसमें हमने, ये जो संविधान संशोधन है 73वां संविधान संशोधन के माध्यम से हमने संविधान में एक भाग जोड़ा, भाग 9, और 74वां संविधान से हमने संविधान में भाग जोड़ा एक संविधान का भाग 9 का। ठीक है, संविधान का भाग 9 जो है वो ग्राम पंचायतों से संबंधित है, ग्राम पंचायतों से, जबकि संविधान का जो भाग 9 है ये नगर पंचायतों से, या नगर आप कह सकते हैं, नगर पंचायत कह लीजिए, नगर परिषद कह लीजिए, इनसे संबंधित है, नगर पंचायत नगर पालिकाओं से संबंधित है। कुल मिला के भाग 9 ग्रामीण और भाग 9 का जो है नगरीय स्तरों के पंचायतों के लिए बनाया गया। ठीक, अब आप जानेंगे जो 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 में जो हुआ, ये पास हो गया आपका 25 अप्रैल 1993 को संपूर्ण देश में ये लागू हो गया। और ये वाला जो संविधान संशोधन अधिनियम 74वां वाला है, ये 1 जून को 6वां महीना 1 जून 1993 को ये संपूर्ण देश में लागू हो गया। जब संपूर्ण देश में ये दोनों अधिनियम लागू हो गए तो सबको पता चल गया कि अब हम हमारे क्षेत्र में पंचायतों का गठन भी कर सकते हैं, कैसे करेंगे, उसके अंदर क्या क्या रीति होंगे, कौन कौन से रिवाज होंगे, सबको संपूर्ण देश को पता था कि अब पंचायतों में कैसे कानून होंगे, क्या क्या हम कर सकते हैं। एक हमको मार्गदर्शन मिल गया अब। ठीक है, अब जब ग्राम पंचायतें बन रही हैं, नगर पंचायतें बन रही हैं, तो उनके निर्वाचन के लिए भी कोई ना कोई होना चाहिए, यही तो मुद्दा था देश का, तभी तो हमने ये संविधान संशोधन किया। जब संविधान संशोधन 73वां और 74वां किया गया तो इसमें कुछ विशेष प्रावधान किए गए और उन्हीं विशेष प्रावधान से निकल के आएगा आपका राज्य निर्वाचन आयोग। सबसे पहले समझिए 73वां और 74वां संविधान संशोधन अधिनियम में कौन कौन सी बातें कही गई थी। ठीक है, समझिए। सबसे पहली बात जो 73वां 74वां संविधान संशोधन में कहा गया, उसमें ये बात कही गई कि क्या करना होगा आपको, जो स्थानीय स्वशासन होंगे उनमें भी जो चुनाव होंगे वह भी प्रत्यक्ष निर्वाचन होंगे। कैसे होंगे? प्रत्यक्ष निर्वाचन। इसको समझिए कैसे। 73वां 74वां संविधान संशोधन किया गया, उसमें जो कुछ नियम कानून बताए गए, उसमें जो उपबंध किए गए, उसमें लिखा गया कि स्थानीय स्वशासन में भी ठीक वैसे ही चुनाव होंगे जैसे संघ और राज्यों की विधानमंडल में होते हैं।
और लोकसभा, राज्यसभा, लोकसभा और विधानसभा के चुनाव आपको पता है कि हम लोग लाइन लगा के अपनी वोटर आईडी कार्ड लेके जाते हैं, यहाँ पे एक स्याही लगवाते हैं, थप्पा लगाते हैं, या वोटिंग मशीन में ईवीएम में हम बटन दबाते हैं और आते हैं और अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं। ठीक, ऐसे ही तो करते हैं ना। तो ये जो चुनाव आप करते हैं ये कहलाता है प्रत्यक्ष चुनाव, कि जनता सीधे अपने प्रतिनिधि को वोट देके उसको चुनेगी। आप विधायक का चुनाव या सांसद का चुनाव जब आप देखते हैं तो उसमें सीधे जाके आप दिनेश राय मुनमुन को बटन दबाएंगे, या जिसको भी आपको दबाना होगा, नरेंद्र मोदी को जाके दबाएंगे, डायरेक्ट आप बटन दबाते हैं उस व्यक्ति के नाम के सामने। तो ये कहलाता है प्रत्यक्ष निर्वाचन। 73वें 74वें संविधान संशोधन अधिनियम जब किया गया उसमें भी यही बात कही गई कि स्थानीय स्वशासन को लेके जो भी चुनाव होंगे, चाहे वो ग्राम पंचायत का हो, चाहे वो नगर पंचायत का हो, इन सब ये जितने भी चुनाव होंगे ये सारे के सारे चुनाव प्रत्यक्ष चुनाव के रूप में होंगे। ठीक वैसे ही जैसे संघ में आपके लोकसभा का चुनाव और राज्यों में विधानसभाओं का चुनाव होते हैं। प्रत्यक्ष निर्वाचन के माध्यम से ही स्थानीय स्वशासन के अंदर जो प्रतिनिधि चुना जाएगा वो प्रत्यक्ष निर्वाचन के माध्यम से चुना जाएगा। एक बात ये हुई। दूसरी बात इन्होंने क्या कहा कि जो निर्वाचन होंगे उसमें महिलाओं के स्थानों में भी आरक्षण होना चाहिए। किसके लिए? महिलाओं के स्थानों में भी आरक्षण होना चाहिए। महिलाओं के स्थान में आरक्षण। ठीक है। दूसरा प्रावधान, पहले ये होता था कि पुरुष ही लोग लड़ते थे चुनाव। एक समय ये आया कि स्थानीय स्वशासन में भी, मतलब आप देखेंगे कहीं कहीं ग्राम पंचायतों में सरपंच महिला होती है, कहीं कहीं नगर पंचायत में आप देखेंगे जो जिला पंचायत की अध्यक्ष होगी या जो जनपद पंचायत की अध्यक्ष होंगी उसके जो सदस्य होंगे वो महिलाएं भी होती हैं। ये इसी संविधान संशोधन के माध्यम से उनकी सीटों में आरक्षण दिया गया कि मध्य प्रदेश के अंदर हम देखेंगे, मध्य प्रदेश में जब हम स्थानीय स्वशासन पढ़ेंगे तो किस लेवल पे कितना आरक्षण है सब देखेंगे। अभी उसको जानना आपके लिए ज़रूरी नहीं है। वैसे तो मध्य प्रदेश में 50% आरक्षण है महिलाओं को लेके। तो महिलाओं में भी क्या किया गया, निर्वाचन के क्षेत्र में महिलाओं को भी आरक्षण दिया गया। दूसरा प्रावधान किया गया इसमें संविधान संशोधन में। तीसरा ये किया गया प्रावधान कि भैया आपने बोला प्रत्यक्ष निर्वाचन तो होगा, महिलाओं को आरक्षण भी होगा और आपने कहा कि चुनाव भी होगा, तो चुनाव करवाएगा कौन देखेगा कि चुनाव सही हो रहा है? आपने तो कह दिया कि मध्य प्रदेश का जो भारत का जो चुनाव आयोग होगा वो केवल और केवल संघ के लिए, राज्य के लिए और आपका राष्ट्रपति के लिए और उपराष्ट्रपति के चुनाव को देखेगा। इतनी ही तो बात कही गई थी भारत के चुनाव निर्वाचन आयोग में। तो राज्य के अंदर जो स्थानीय स्वशासन में जो चुनाव हो रहे हैं उसकी निगरानी कौन करेगा, उसका अधीक्षण कौन करेगा, उस पर नियंत्रण कौन रखेगा, उसकी निर्वाचन नामावली कौन तैयार करेगा कि गांव में जब पंचायत का चुनाव होगा या शहर में जब नगर पंचायत का चुनाव होगा तो उसमें कौन कौन लोग मतदान देंगे। मतदाता सूची बनती है, कौन देखेगा। तो इन्हीं सारी बातों को ध्यान में रखते हुए 73वें 74वें संविधान संशोधन में ये प्रावधान भी किया गया कि नगर के लिए, ग्राम के लिए और नगरों के लिए, नगरों के निर्वाचन के लिए क्या होगा, एक राज्य निर्वाचन होगा। क्या होगा? राज्य निर्वाचन होगा, राज्य निर्वाचन आयोग। आया समझ में कैसे निकला आपका राज्य निर्वाचन आयोग? कि जब आपने ये सारी बातें की, 73वां 74वां संविधान संशोधन किया आपने, उसमें जो प्रावधान किए गए उन्हीं प्रावधान को क्रियान्वित करने के लिए, उन्हीं निर्वाचनों को आगे बढ़ाने के लिए कि कैसे निर्वाचन होंगे, क्या होगा, क्या प्रोसेस होगी, ये सारी चीज़ों के लिए हर देश के अंदर जो राज्य होंगे उसमें एक राज्य निर्वाचन आयोग होगा जो कि स्थानीय स्वशासन के अंदर होने वाले निर्वाचनों को अधिनियमित करेगा, उन पे नियंत्रण करेगा, उन पे क्या करेगा, अपना निर्देशन देगा। ये आपका राज्य निर्वाचन आयोग होगा। एक प्रावधान और था यहाँ पे कि अब ये सारी जो संस्थाएं हैं इनको पैसे की भी आवश्यकता होगी, तो वित्त की दृष्टि से ये स्वतंत्र रहें, इन पे सरकार का कोई दबाव ना रहे, पैसे की दृष्टि से ये सारी संस्थाएं स्वतंत्र रहे। इस कारण से एक क्या बनाया गया, राज्य स्तरीय वित्त आयोग का भी गठन किया गया। अनुच्छेद 243 में मिलेगा आपको ये भी, राज्य स्तरीय वित्त आयोग का भी एक गठन किया गया। ये अलग है, एमपीपीएससी के सिलेबस में नहीं है पर अलग है, ध्यान रखना है। तो कुल मिला के 73वां 74वां संविधान संशोधन जब किया गया तो उसमें कुछ ये मुख्य बातें कही गई। पहली बात कही गई कि स्थानीय स्वशासन में जो चुनाव होंगे उसमें भी निर्वाचन ठीक वैसे ही होगा जैसे संघ और राज्यों की विधानमंडल के लिए होते हैं, कुल मिला के प्रत्यक्ष निर्वाचन।
दूसरी बात जो कही गई कि निर्वाचन में महिलाओं के स्थानों को लेके भी आरक्षण होना चाहिए। तीसरी बात कही गई कि ग्राम और नगरों के लिए जो निर्वाचन होगा वो निर्वाचन कराने की जिम्मेदारी राज्य निर्वाचन आयोग की होगी और यहाँ से आपका राज्य निर्वाचन आयोग निकल के आता है। और एक प्रावधान और किया गया कि वित्त की दृष्टि से ये संस्थाएं सब स्वतंत्र रहें, इस कारण से एक वित्त आयोग का भी गठन राज्य स्तर में होना चाहिए। केंद्र लेवल पे वित्त आयोग अलग है, राज्य स्तरीय वित्त आयोग अलग है, हर चीज़ अलग अलग बनाई गई। यहाँ से अब आप पढ़ते हैं राज्य का निर्वाचन आयोग। ठीक है, अब यहाँ ध्यान देने वाली बात एक ये है कि राज्य के निर्वाचन आयोग का तो गठन हो गया, ठीक, संपूर्ण देश में राज्य निर्वाचन आयोग के बनाने की पूरी प्रोसेस हमको पता चल गई। अब जब संविधान में इनको उल्लेखित किया गया, संविधान में जब इनको शामिल किया गया, तो आप संविधान में देखेंगे एक 7वीं अनुसूची आपको देखने को मिलेगी। 7वीं अनुसूची जो हमारे यहाँ केंद्र, राज्य, इन संघ सूची, राज्य सूची, केंद्र सूची, इन सबको विभाजित करती है और बताती है कि किन विषयों पे केंद्र कानून बना सकता है, किन विषयों पे राज्य कानून बना सकता है और किन विषयों पे केंद्र और राज्य दोनों मिलकर कानून बना सकते हैं। संविधान की 7वीं अनुसूची कहती है। अगर संविधान की 7वीं अनुसूची को आप ध्यान से देखेंगे, संविधान की 7वीं अनुसूची को आप ध्यान से देखें तो संविधान की 7वीं अनुसूची की सूची क्रमांक 2 की प्रविष्टि आपको देखने को मिलेगी 5वें नंबर की। क्या है इसमें बताता हूं। संविधान की 7वीं अनुसूची की सूची क्रमांक 2 की प्रविष्टि 5 के अनुरूप ये जो ग्राम पंचायत है, नगर पंचायत है, स्थानीय स्वशासन है, इन सब को शामिल किया गया राज्य विषय में। किसमें? राज्य के विषय में। कई बार क्वेश्चन आता है कि स्थानीय स्वशासन कौन सा विषय है, संघ का विषय है, राज्य का विषय है या समवर्ती विषय है। तो याद रखना स्थानीय स्वशासन, और स्थानीय स्वशासन में क्या आता है आपका, ग्राम पंचायत भी आ रही है, नगर पंचायत भी आ रही है, नगरीय स्वशासन भी आ रहा है, नगरीय शासन भी आ रहा है और ग्राम शासन भी, ग्रामीण शासन भी आ रहा है। तो ये दोनों चीज़ें जो हैं आपकी, ये राज्य का विषय है। किसका विषय है? राज्य का विषय है। संविधान के अंदर आप इसको ढूंढने जाओगे तो मैं बता देता हूँ, डायरेक्ट चले जाना, 7वीं अनुसूची खोलना, उसकी सूची क्रमांक 2 खोलना और उसकी प्रविष्टि क्रमांक 5 में जाना। उसमें आप देखेंगे तो स्थानीय स्वशासन को लेके पूरे प्रावधान बताए गए हैं कि स्थानीय स्वशासन में क्या है। अब जब आप इसको देखोगे सूची क्रमांक 2 प्रविष्टि 5, तो इसको आप देखेंगे तो ये राज्य सूची का विषय है, संघ का नहीं है, ना समवर्ती का विषय है, केवल और केवल राज्य सूची का विषय है। अब जब ये राज्य सूची का विषय हो गया तो एक बात तो यहाँ से स्पष्ट हो गई कि इन चीज़ों को लेके, इन विषयों को लेके अगर कोई भी कानून अगर बनाना होगा, कोई भी विधि अगर बनाना होगा, तो वो केवल और केवल राज्य की विधानमंडल ही बना सकती है। ध्यान देना, इन्वर्टेड कामा में डैश करके लिखना कि केवल और केवल राज्य सूची का जब ये विषय हो गया तो इसके लिए नियम बनाने के लिए, विधि बनाने के लिए, विधि को अधिनियमित करने के लिए, कानून को अधिनियमित करने के लिए, रेगुलेट करने के लिए जो भी कानून विधि बनाना होगा वो केवल कौन बनाएगा? राज्य की विधानमंडल बनाएगी। संघ अब इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकता। अगर पंचायतों को लेके अगर कोई नियम बनाना होगा या नगर पालिकाओं को लेके कोई नियम बनाना होगा तो वो उस संबंधित राज्य की विधानमंडल ही बनाएगी, ना कि केंद्र सरकार बनाएगी। केंद्र सरकार ने केवल एक रूपरेखा तैयार करके रख दिया है कि अगर आप कोई नियम बनाएंगे तो इन चीज़ों को ध्यान में रख के आपको बनाना होगा नियम। आप इनको क्रॉस नहीं कर सकते, इनके विरोध में आप नहीं जा सकते। जब संघ को इस बात के बारे में पता चल गया कि ये तो राज्य का विषय है और संघ इसमें कानून नहीं बना सकता, तो संघ की सरकार ने क्या किया, केंद्रीय जो आपकी क्या है संसद है, इसने क्या किया, एक रूपरेखा तैयार कर दी और उसमें बोल दिया कि भैया जो राज्य अपने क्षेत्र से संबंधित, अपने राज्य से संबंधित स्थानीय स्वशासन को लेके नियम बनाना चाहते हैं वो नए नियम भी बना सकते हैं, या जो नियम पहले से उनके ऑलरेडी लागू हैं, जो नियम पहले से बने रहे होंगे और जो नियम लागू हैं उनको भी संशोधित करने का अधिकार राज्य की विधानमंडल के पास है। ठीक, इसलिए आज आप देखना कि जब कभी भी हमारे यहाँ राज्य से संबंधित चुनाव की बात होती है तो उसमें हमारे यहाँ की विधानसभा बड़ी एक्टिव होती है। विधानसभा में ही चर्चा होती है कि किस गांव में कैसा निर्वाचन होना चाहिए, किस जिले का निर्वाचन कैसा होना चाहिए। उसमें केंद्र की सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होता, संसद का कोई हस्तक्षेप नहीं होता, क्योंकि ये जो विषय है ये राज्य का विषय है
और राज्य के विषय में कानून बनाने की जो शक्ति होगी वो केवल और केवल राज्य की विधानमंडल को होगी। इसी कारण से स्थानीय स्वशासन के लिए भी अगर उसके चुनाव हो, चाहे उसके निदेशन हो, चाहे उस पर नियंत्रण हो, इन सब को रेगुलेट करने की जो शक्ति होगी वो केवल और केवल किसके पास होगी? राज्य की विधानमंडल के पास होगी। ठीक। और राज्य की विधानमंडल जब कानून बनाएगी तो उसको इस बात का ध्यान रखना चाहिए, उसको इस बात का ध्यान रखना होगा कि 73वां और 74वां संविधान जो हमने किया, इसमें जो कुछ प्रावधान दिए गए हैं, कुछ नियम दिए गए हैं, इनको ध्यान में रखकर, इनको ध्यान देते हुए राज्य की विधानमंडल स्थानीय स्वशासन को लेकर नियम बनाएगी। ये बात कही गई किसके द्वारा? संघ की सरकार के द्वारा। एक रूपरेखा तैयार कर दी गई। उन्होंने कहा कि हम बना तो नहीं सकते, पर हम आपको मार्गदर्शन तो कर ही सकते हैं कि आप ऐसे ऐसी चीज़ें बनाइए। हम नहीं बनाएंगे, पर हमारे माध्यम से ही आप ही तो बनाएंगे। कुल मिला के रेगुलेट तो वही करते हैं। ठीक है। राज्य की विधानमंडल जब कानून बनाएगी तो वो 73वें और 74वें संविधान में, जो संविधान संशोधन 92 में जो हुआ, उसमें जो रूपरेखा बनाई गई, उसमें जो कुछ चीज़ें बताई गई, उनको ध्यान में रखते हुए ही राज्य की विधानमंडल स्थानीय स्वशासन को लेकर नियम बनाती है। ठीक। और इस आधार पे प्रत्येक राज्य में राज्य निर्वाचन आयोग को लेकर नियम बने। अब जब संपूर्ण देश में 73वां और 74वां संविधान संशोधन अधिनियम लागू हो गया, संपूर्ण देश को पता चल गया कि अब हम पंचायतों का गठन कर सकते हैं, राज्य निर्वाचन आयोग का गठन कर सकते हैं, तो मध्य प्रदेश कैसे पीछे रह जाता? और मैं आपको बता दूं, मध्य प्रदेश पूरे संपूर्ण भारत में पहला ऐसा राज्य है जिसने 73वें और 74वें संविधान संशोधन 1993 का पालन करते हुए सबसे पहले राज्य निर्वाचन आयोग का गठन कर दिया। ठीक है। मध्य प्रदेश को भी पता था कि मेरे यहाँ भी गाँव हैं, मेरे यहाँ भी पंचायतें हैं, नगर पंचायतें हैं, और वहाँ पे राज्य निर्वाचन आयोग का गठन करना जरूरी है। इसी आधार पे मध्य प्रदेश ने 1 फरवरी 1994 को क्या किया? गठन कर दिया अपने यहाँ मध्य प्रदेश राज्य आयोग का। मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग का गठन कर लिया, राज्य निर्वाचन आयोग। अब अगर आप इसको देखेंगे तो 15 जनवरी 1994 को पहले एक अधिसूचना जारी की गई थी। कई बार बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि 15 जनवरी को इसकी गठन किया गया था कि 1 फरवरी 1994 को गठन किया गया था। तो मैं बता दूं, 15 जनवरी 1994 को एक अधिसूचना जारी की गई जिसमें ये साफ साफ लिखा हुआ है कि 1 फरवरी 1994 को मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग का गठन किया जाएगा। और उसी आधार पे अगर गठन की डेट अगर आपको मानना है तो वो आप मानेंगे मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग की गठन डेट 1 फरवरी 1994 को। ठीक है। और इसका जो मुख्यालय तय कर दिया गया, वो मुख्यालय इसका बनाया गया भोपाल में। याद रखना, ये कई बार पेपर में आता है मुख्यालय के बारे में। जैसे आप जिस चीज़ का पेपर देने वाले हैं मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का, उसका मुख्यालय आपको देखने को मिलेगा इंदौर में। ऐसे ही मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग का मुख्यालय आपको देखने को मिलेगा भोपाल में। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है, भोपाल में इसका क्या है? आपका मुख्यालय है। ठीक है। तो ये हुई इसकी गठन की बात और ये हुई इसके मुख्यालय की बात। अब यहाँ से जब आप देख रहे हैं कि आप संविधान में इतना संशोधन किया गया, संविधान में इतनी सारी बातों को शामिल किया गया, तो स्वाभाविक सी बात है कि राज्य निर्वाचन आयोग को भी संविधान में कहीं ना कहीं बताया तो गया होगा। अब अगर हम इसके संवैधानिक प्रावधान की अगर बात करें तो संविधान का एक अनुच्छेद है 243, अनुच्छेद 243 को आप देखेंगे, 243 के अंदर भी आप सेक्शन के देखेंगे, हिंदी में आप इसको कहेंगे टा। तो इसके अंतर्गत ग्राम पंचायतों में होने वाले जो भी चुनाव होंगे उसके लिए राज्य निर्वाचन आयोग काम करेगा। 243 के ग्राम पंचायतों में होने वाले चुनाव के लिए राज्य निर्वाचन द्वारा उसका अधीक्षण, उसका निदेशन, उसका नियंत्रण किया जाएगा। और ऐसे ही अनुच्छेद आप देखेंगे 9 का में अनुच्छेद 243 ZA, इसमें आप देखेंगे नगरीय प्रशासन को लेके जो भी चुनाव होंगे, चाहे वो आपका नगर पंचायत का हो, चाहे वो नगर पालिका का हो, जो भी चुनाव आपके होंगे वो अनुच्छेद 243 ZA के अंतर्गत राज्य निर्वाचन आयोग होगा जो उसका चुनाव करवाएगा। याद रखना, ये वही राज्य निर्वाचन आयोग है जो अनुच्छेद 243 के में है। कुल मिला के संपूर्ण राज्य में एक ही राज्य निर्वाचन आयोग होगा
जो कि ग्राम पंचायतों का भी अधीक्षण करेगा, निर्वाचन कराएगा, और शहरी निकायों का भी निर्वाचन कराएगा। उन सब के लिए अलग अलग समय पे जब निर्वाचन होंगे तो उसकी मतदाता सूची तैयार करेगा, उसमें स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराएगा, सबको अलग अलग प्रशिक्षण देगा, सबको अलग अलग बातें बताएगा, सबके लिए अलग अलग नियम कानून जारी करेगा, सबके लिए अलग अलग चीज़ें होगा। ठीक, तो यहाँ से ही आपका क्या निकल के आता है, राज्य निर्वाचन आयोग निकल के आता है। अब हम जब यहाँ से पढ़ते हैं तो यहाँ से आप राज्य निर्वाचन आयोग के बारे में पढ़ते हैं। अगर आपको ये पहले की पूरी कहानी नहीं पता होगी तो आप इसकी आधारशिला नहीं समझ पाएंगे, आप इसकी पृष्ठभूमि ही नहीं समझ पाएंगे। तो अब हम यहाँ से पढ़ेंगे संविधान का अनुच्छेद 243 जो कि इम्पॉर्टेंट है, स्थानीय स्वशासन को लेके है। इसी का आप देखेंगे की सेक्शन। अगर हम बात करें गठन की, राज्य निर्वाचन आयोग, मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के गठन की अगर हम बात करें तो 1 फरवरी 1994 को इसका गठन किया गया। मुख्यालय की अगर हम बात करें तो मुख्यालय इसका जो बनाया गया वो भोपाल में बनाया गया। ठीक है। संवैधानिक प्रावधान की अगर हम बात करें कि संविधान में कौन से अनुच्छेद में कौन से भाग में आप देखेंगे इनके बारे में बताया गया है, तो ये भी देख लीजिए। आप सब जानते हैं कि संविधान में 73वां संविधान संशोधन किया गया और उसके माध्यम से संविधान में हमने एक भाग जोड़ा जिस भाग का नाम पड़ा भाग 9। ठीक, तो संविधान का भाग 9 में चले जाओ। संविधान का भाग 9 अनुच्छेद अगर आप देखेंगे अनुच्छेद 243 के में आपको ग्राम पंचायतों के निर्वाचन को लेके राज्य निर्वाचन आयोग के बारे में बताया गया है। संविधान में आपने देखा होगा 74वां संविधान संशोधन हमने किया 1992 में, जो कि 1 जून 1994 को पूरे संपूर्ण देश में लागू हुआ। उस अधिनियम के माध्यम से संविधान में हमने एक भाग और शामिल किया जिस भाग का नाम था संविधान का भाग 9 का। इसमें अनुच्छेद अगर आप देखेंगे तो 243ZA इसमें संविधान का अनुच्छेद आपको देखने को मिलेगा और इसमें आपको बताया गया है नगरीय स्वशासन या नगरीय पंचायतों के लिए जो राज्य निर्वाचन आयोग काम करेगा उसके बारे में आपको बताया है। यहाँ से एक बात समझ में आती है कि जो मध्य प्रदेश का राज्य निर्वाचन आयोग होगा या राज्य निर्वाचन आयोग जो होगा ये एक कैसी संस्था है, ये एक संवैधानिक संस्था है। कैसी संस्था है? संवैधानिक आयोग है, ये संवैधानिक संस्था है। संवैधानिक संस्था, वैधानिक संस्था और गैर संवैधानिक संस्था क्या होती है ये आपको पता है। चूंकि संविधान के किसी अनुच्छेद में इसका वर्णन हमको देखने को मिल रहा है अनुच्छेद 243 के, अनुच्छेद 243ZA में, तो ये एक संवैधानिक संस्था कहलाई। ठीक, अब आप जानते हैं कि ये दो अलग अलग राज्य निर्वाचन आयोग नहीं है, ये केवल एक ही राज्य निर्वाचन आयोग है। बस बता अलग अलग दिया है, अलग अलग उसमें कि संविधान के अनुच्छेद 243 के में जो राज्य निर्वाचन आयोग होगा वही राज्य निर्वाचन आयोग 243ZA के लिए काम करेगा। मतलब जो राज्य निर्वाचन आयोग ग्राम पंचायतों का चुनाव करवाएगा वही राज्य निर्वाचन आयोग नगर पंचायतों का भी चुनाव करवाता है, उसी की जिम्मेदारी है करवाना। तो अलग अलग नहीं है, कंफ्यूज नहीं होना है। दोनों के लिए, ग्राम पंचायत और नगर पंचायत दोनों के लिए केवल एक ही राज्य निर्वाचन होगा। इसलिए कई बार आपसे सवाल पूछा जाता है कि स्थानीय स्वशासन के निर्वाचन कराने की भूमिका कौन अदा करता है या स्थानीय निर्वाचनों को कौन कराता है। ऑप्शन में देगा आपको भारत का निर्वाचन आयोग, राज्य का निर्वाचन आयोग या राष्ट्रपति कराएगा कि राज्यपाल कराएगा, ये सारे ऑप्शन आपको देते हैं। तो उसमें भारत का निर्वाचन आयोग ना होके राज्य का निर्वाचन आयोग होता है। ठीक है। अब अगर हम इसमें इसकी संरचना की बात करें, ठीक है, संरचना की अगर मैं बात करूं तो आप जानते हैं, अगर आपने भारत का निर्वाचन आयोग पढ़ा है तो भारत के निर्वाचन आयोग में आपने देखा था कि भारत का निर्वाचन आयोग अनुच्छेद 324 के अंतर्गत, जिसमें बराबर बताया गया था कि भारत के निर्वाचन आयोग में एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त होगा, 2 अन्य निर्वाचन आयुक्त होंगे, जबकि 2 संख्या निर्धारित नहीं है। ये तो राष्ट्रपति समय समय पे निर्धारित करके बताएगा कि और कितने निर्वाचन आयुक्तों की आवश्यकता होती है संसद की बनाई गई विधि के अनुरूप। तो वहाँ पे आप देखेंगे तो एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त आपको भारत के निर्वाचन आयोग में देखने को मिलेगा और अन्य निर्वाचन आयुक्त देखने को मिलेंगे। अनुच्छेद 224 के अंदर आप देखेंगे अनुच्छेद 224 1, 2, 3, 4 वो मैंने आपको बताया है। ऐसे ही अगर हम राज्य के निर्वाचन आयोग की अगर बात करें तो संविधान का अनुच्छेद 243 के ये कहता है कि राज्य
में एक निर्वाचन आयोग होगा और उस निर्वाचन आयोग में एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त होगा, केवल एक, और अन्य कुछ नहीं। एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त होगा जिसकी नियुक्ति राज्यपाल द्वारा विधानमंडल द्वारा बनाई गई किसी विधि के अधीन किया जाएगा। समझिए, इसकी संरचना में अगर हम देखें तो ये जो संस्था है केवल एक सदस्यीय संस्था है। कैसी है? एक सदस्यीय। जबकि भारत का निर्वाचन आयोग अगर आप देखते हैं तो वो कितने सदस्यीय संस्था है? 3 सदस्यीय अभी वर्तमान में, एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त और 2 अन्य निर्वाचन आयुक्त। पर राज्य निर्वाचन आयोग की अगर बात करेंगे तो इसमें केवल और केवल एक ही व्यक्ति होगा जिसको हम क्या कहेंगे? आयोग का मुख्य निर्वाचन आयुक्त कहेंगे या राज्य निर्वाचन आयोग का अध्यक्ष कहेंगे। ठीक है, एक सदस्यीय संस्था है। अब आपने देखा था भारत के निर्वाचन आयोग में, उसमें कहा गया था कि जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त होगा उसकी नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। कैसे करेगा? संसद द्वारा बनाई गई विधि के अनुरूप। सेम टू सेम अगर इसमें भी अगर हम देखें तो इसमें जो एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त होगा इसकी जो नियुक्ति करेगा कौन करेगा? राज्यपाल करेगा। वहाँ पे राष्ट्रपति, यहाँ पे करेगा राज्यपाल। परंतु राज्यपाल को इस बात का ध्यान रखना होगा कि विधानमंडल में जो विधि बनाई गई है, विधानमंडल में जो कानून बनाया गया है, उसमें जो क्रिया दी गई है, उसमें जो बातें बताई गई है, उन बातों को ध्यान में रखते हुए ही राज्यपाल मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कर सकता है राज्य के आयोग के लिए, राज्य निर्वाचन आयोग के लिए। और उसमें राष्ट्रपति करता था संसद द्वारा बनाई गई विधि के अनुरूप। यहाँ पे राज्यपाल नियुक्ति करेगा विधानमंडल द्वारा बनाई गई विधि के अनुरूप। ठीक है, और सीधा सीधा 243 में कहा गया है कि जो राज्य का विधानमंडल होगा, राज्य के विधानमंडल द्वारा बनाई गई विधि के अनुरूप मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सेवा शर्तें, पद अवधि निर्धारित करने का अधिकार राज्यपाल के द्वारा है। राज्यपाल ही तय करेगा। इसका तात्पर्य क्या हुआ? आपने देखा था भारत के निर्वाचन आयोग के बारे में, तो उसका कार्यकाल 6 साल का था या अधिकतम 65 वर्ष तक का था, और वो भी कौन तय करता था? राष्ट्रपति तय करता था संसद द्वारा बनाई गई विधि के अनुरूप। परंतु हम इसके कार्यकाल की बात करें, राज्य के निर्वाचन आयोग के आयुक्त की अगर हम बात करें तो इसका जो कार्यकाल होगा वो राज्यपाल के द्वारा तय होगा। किसके द्वारा तय होगा? राज्यपाल द्वारा तय, वो भी विधानमंडल द्वारा बनाई गई विधि के अनुरूप। विधानमंडल द्वारा बनाई गई विधि के अनुरूप इसका कार्यकाल निर्धारित नहीं है। एक बात याद रखना, जो राज्य का निर्वाचन आयुक्त है इसका कार्यकाल के बारे में संविधान में कहीं से कहीं तक कोई भी बातें नहीं बताई गई है। सीधा सीधा कहा गया है कि विधानमंडल द्वारा बनाई गई विधि के अनुरूप मुख्य निर्वाचन आयुक्त की पदावधि, सेवा शर्तें और जो भी उसके लिए संदर्भ में बातें होंगी, ये सब तय करने का अधिकार केवल और केवल राज्यपाल के पास है। तो यहाँ पे राज्यपाल लिखा हुआ है। कुल मिला के इसका कार्यकाल कितना होगा, ये कितने साल तक इसमें काम करेगा, ये सब निर्धारित करने का काम किसका है? राज्यपाल का काम है। आप देखेंगे कुछ निर्वाचन आयुक्त ने हमारे यहाँ 6 वर्ष तक कार्य किया है, कुछ ने देखेंगे 4 वर्ष तक काम किया है, कुछ ने 3 वर्ष तक काम किया है। तो अलग अलग वर्षों तक इसने काम किया है। इससे यही सिद्ध होता है कि इनका कार्यकाल निर्धारित नहीं है। कार्यकाल निर्धारित करने का अधिकार जो है राज्यपाल के पास है, और इनकी सेवा शर्तें सब निर्धारित करने का जो अधिकार है कि इनको कितना वेतन दिया जाएगा, इनको निवास दिया जाएगा कि नहीं दिया जाएगा, इनको सुख सुविधाएं कितनी दी जाएंगी, ये सारी चीज़ें निर्धारित करने का जो अधिकार होगा वो राज्यपाल के पास होगा। ठीक है, तो यहाँ से आपने ये चीज़ समझा। इसके बाद अगर हम इसकी बात करें पदमुक्त की, अगर इसको हटाना होगा, हटाने की अगर हम बात करें कि इसको कैसे हटाया जाएगा, तो उसके लिए भी एक बार आप भारत के निर्वाचन आयोग में चलिए। भारत के निर्वाचन आयोग में अगर आपको मुख्य निर्वाचन आयुक्त को हटाना होता है तो उसको हटाने की केवल और केवल उसी विधि से उसको हटाया जा सकता है जिस विधि से उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को जिस रीति से हटाया जाएगा उसी रीति से आप भारत के निर्वाचन आयोग के मुख्य आयुक्त को हटा सकते हैं। और हटाने की केवल 2 ही विधि है, आपको पता है। अगर न्यायाधीश को हटाना है तो केवल साबित कदाचार या असमर्थता, अगर ये दोनों चीज़ें हैं तो ही उसके ऊपर आप क्या कर सकते हो, संसद में विशेष बहुमत के माध्यम से उसको हटा सकते हो। और संसद में विशेष बहुमत पाना इतना आसान नहीं है, इसलिए उसके लिए क्योंकि निर्वाचन आयोग जो है एक स्वतंत्र संस्था होनी चाहिए, उसमें सरकार का सत्ता का कोई हस्तक्षेप ना हो, इस कारण से इसको हटाने की इतनी कठिन प्रक्रिया बनाई गई
ताकि उस पर कोई भी सत्ता, कोई भी राजनीतिज्ञों का उसमें क्या हो, उसके ऊपर ऐसा कोई नियंत्रण ना हो, वो स्वतंत्र रूप से काम कर सके। सेम टू सेम वैसे ही अगर आपको राज्य के मुख्य निर्वाचन आयुक्त को अगर हटाना होगा तो इसे भी उसी रीति से हटाया जाएगा जिस रीति से उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है। और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को आपको बता दूं, विधानमंडल नहीं हटाती है, विधानसभा नहीं हटाती है। अगर उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को, हाई कोर्ट के न्यायाधीश को अगर आपको पदमुक्त करना होगा तो उसके लिए भी संसद में ही जाएगा वो, और हटाने का काम राष्ट्रपति करता है। आप जानते हैं संसद में विशेष बहुमत के माध्यम से ही आप देखेंगे उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है, तब जाके वो अपने पद से पदमुक्त होता है, वो भी मुख्य न्यायाधीश की सिफारिश पे, उन्हीं की सिफारिश पे उसको हटा सकते हैं आप। जब उसको संघ की सरकार, केंद्रीय संसद उसको हटा रही है तो स्वाभाविक सी बात है इसको तो राज्यपाल या विधानमंडल हटा ही नहीं सकती, क्योंकि इसको हटाने की रीति भी जो है उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की रीति के अनुसार है, और उसको भी केवल 2 ही आधार पे हटा सकते हैं। ऐसे ही इसको हटाने के लिए इसको कौन हटाएगा? संसद द्वारा बनाई गई विधि के अनुरूप, संसद द्वारा बनाई गई विधि के अनुरूप इसको हटा सकते हैं। वो भी कौन? राष्ट्रपति। हटाने का अधिकार जो होगा वो राष्ट्रपति के पास होगा, जबकि नियुक्त करने का जो अधिकार होगा वो राज्यपाल के पास होगा। ठीक है, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। नियुक्त करेगा राज्यपाल, वो भी विधानमंडल द्वारा बनाई गई विधि के अनुरूप, जबकि हटाने का काम करेगा राष्ट्रपति संसद द्वारा बनाई गई विधि के अनुरूप। और वो भी किस रीति से हटा सकते हैं हम इसको? उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की रीति के अनुसार ही हम इनको हटा सकते हैं। ये हुआ इसकी पद मुक्ति का काम। ठीक है, ये सारी चीज़ें जनरली आपसे पेपर में पूछे जाने की संभावना है, जो आपसे पूछने लायक चीज़ें भी हैं। अब कुछ राज्य, हमारे मध्य प्रदेश का जो राज्य निर्वाचन आयोग है उससे संबंधित कुछ मुख्य बातें जो आपको ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि इसमें जो वर्तमान निर्वाचन आयुक्त हैं वो कौन है और प्रथम कौन थे, ये दोनों चीज़ें आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। अभी वर्तमान में जो इसके निर्वाचन आयुक्त हैं, वर्तमान चीफ इलेक्शन कमीशन, वो भी कहा है कि राज्य निर्वाचन आयुक्त, मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयुक्त के, उनका नाम है अभी वर्तमान में बसंत प्रताप सिंह। याद रखना, जब आप पेपर देने जाओगे तो एक बार वेबसाइट विजिट करके जाना, कि हो सकता है अगर बदल जाएं तो कोई भरोसा नहीं, क्योंकि ये 2019 से पदस्थ हैं, बदल जाएंगे तो आप देख लेना वर्तमान में। और जो सबसे प्रथम थे, सबसे पहली बार जब राज्य निर्वाचन आयोग का गठन किया गया 1994 में, तब कौन व्यक्ति बना था? तो याद रखना, NB लोहानी जो थे, मध्य प्रदेश के पहले प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं, राज्य मुख्य निर्वाचन आयुक्त। ये दोनों चीज़ें आपको ध्यान रखना चाहिए। एक और इसकी बात आप याद रखिए, मध्य प्रदेश का जो निर्वाचन आयोग है उसका आदर्श वाक्य भी कई बार पूछा जा सकता है आपसे। आदर्श वाक्य, इसका आदर्श वाक्य है, हर वोट कीमती, हर निकाय महत्वपूर्ण। ये जो है इसका आदर्श वाक्य है, किसका? मध्य प्रदेश के राज्य निर्वाचन आयोग का। ठीक है, इसके अलावा भी आपको क्या चीज़ ध्यान रखना चाहिए, जो मध्य प्रदेश का निर्वाचन आयोग है, मध्य प्रदेश का निर्वाचन आयोग भवन है, निर्वाचन आयोग का जो भवन है कहाँ पे है? भोपाल में। आप देखेंगे मध्य प्रदेश का जो निर्वाचन आयोग भवन है, इसका शिलान्यास उस समय के जो राष्ट्रपति थे शंकर दयाल शर्मा ने 12 जनवरी 1995 को किया था। इसका जो शिलान्यास किया गया था, मुझे लिखते नहीं आ रहा है, शिलान्यास कब किया गया था? 12 जनवरी 1995 को किसने किया था? शंकर दयाल शर्मा ने। कौन थे ये? तत्कालीन राष्ट्रपति थे उस समय, 1995 के जो राष्ट्रपति थे शंकर दयाल शर्मा ने मध्य प्रदेश आए वो एक बार, और उन्होंने जो मध्य प्रदेश का निर्वाचन आयोग का जो भवन है उसको उन्होंने शिलान्यास किया, मतलब उसके लिए गैंती मार दी उन्होंने और ज़मीन का उद्घाटन कर दिया और शिलान्यास हो गया कि यहाँ पे निर्वाचन आयोग का भवन बनेगा। ठीक है, उसके बाद उसकी जो उद्घाटन किया गया, शिलान्यास करना और उद्घाटन करने में फ़र्क है। शिलान्यास करना मतलब भवन बना नहीं है अभी, बनने के लिए उसकी पूजा पाठ करना वो कहलाता है शिलान्यास, और उद्घाटन मतलब बन गया है और उसमें जाके रिबन काटने वाला काम।
उद्घाटन की अगर हम बात करें तो आपको पता है मध्य प्रदेश की स्थापना दिवस होती है 1 नवंबर को। तो 1 नवंबर 1997 को ही देखो कितनी जल्दी बन के तैयार भी हो गया था। अगर कोई जनता से संबंधित काम होता तो वो बन के ही तैयार नहीं होता, पर ये तो आपको पता है निर्वाचन आयोग वाली बात है। 1 नवंबर 1997 को उस समय मध्य प्रदेश के जो राज्यपाल थे मोहम्मद शफी कुरैशी थे, मोहम्मद शफी कुरैशी। मोहम्मद शफी कुरैशी ने इसका उद्घाटन किया 1 नवंबर 1997 को। ठीक है, ये दोनों बातें भी याद रखना कि मध्य प्रदेश निर्वाचन आयोग का जो शिलान्यास किया गया था 12 जनवरी 1995 को तत्कालीन राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा के द्वारा किया गया था, और उसका जो उद्घाटन किया गया 1 नवंबर 1997 को तत्कालीन राज्यपाल मोहम्मद शफी कुरैशी ने मध्य प्रदेश निर्वाचन भवन का क्या किया था, उद्घाटन किया था। ये मुख्य बातें हैं राज्य निर्वाचन आयोग से संदर्भित। बहुत सारी बातें हैं इसके अंदर, आपने देखा एक एक बातें इंपॉर्टेंट हैं। आप देखेंगे गठन, इसका मुख्यालय 1 फरवरी 1994 का इसका गठन किया गया है। एक संवैधानिक आयोग है, मुख्यालय इसका भोपाल में है। संवैधानिक प्रावधान अगर आप देखेंगे तो संविधान का भाग 9 अनुच्छेद 243 के अंतर्गत दिया गया है। संविधान का भाग 9 अनुच्छेद 243 के ZA के अंदर भी इसका प्रावधान आपको देखने को मिलेगा। इसके बाद अगर आप देखेंगे इसकी संरचना की तो इसमें केवल और केवल एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त तो होता है जिसकी नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है विधानमंडल द्वारा बनाए गए विधि के अनुरूप, और उसकी सेवा शर्तें पदावधि तय करने का अधिकार भी राज्यपाल द्वारा ही किया जाता है। अगर इसको हटाना होगा तो इसे वैसे ही रीति से हटाया जा सकता है जैसे उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है। हटाने का काम कौन करती है, केंद्रीय संसद करती है, वो भी राष्ट्रपति के द्वारा इसको हटाया जाता है। अंततः रूप से जो साइन सिग्नेचर करेंगे वो राष्ट्रपति करेंगे। ये इसको हटाने की प्रोसेस हो गई। इसका कार्यकाल निर्धारित नहीं है। कार्यकाल निर्धारित करने का कार्यकाल किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है, राज्यपाल के द्वारा निर्धारित किया जाता है। वर्तमान में अगर आप देखेंगे तो बसंत प्रताप सिंह अभी वर्तमान में मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं। प्रथम जो रहे हैं NB लोहानी रहे हैं। इसका आदर्श वाक्य देखेंगे तो हर वोट कीमती, हर निकाय महत्वपूर्ण है। इसके अलावा आप देखेंगे गठन 1 फरवरी 1994 को किया गया है, ये तो पढ़ लिए हैं आपने। मध्य प्रदेश निर्वाचन भवन का शिलान्यास 12 जनवरी 1995 को किया गया था। किसके द्वारा, आप देखेंगे शंकर दयाल शर्मा द्वारा, जो कि तत्कालीन राष्ट्रपति थे। उद्घाटन किया गया 1 नवंबर 1997 को तत्कालीन राज्यपाल मोहम्मद शफी कुरैशी के द्वारा। इतनी सारी बातें हैं। इसका इतिहास ज़रूरी है, इतिहास समझना ज़रूरी था। बाकी ये सारी चीज़ें तो आपको मिली जाती। तो ये था मध्य प्रदेश का राज्य निर्वाचन आयोग, जो कि आपके पेपर के लिए इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद देखेंगे अब हम कल।